नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसके पिता कभी मोची हुआ करते थे। आज मैं एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अगले साल यानी 2024 में G20 की प्रेसिडेंसी करने के लिए तैयार बैठा है। आज भारत में G20 समिट सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता अगले साल ब्राजील को सौंपी है। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। और लूला डी सिल्वा की कहानी जो आप यहां पे सुनने जा रहे हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, हो सकता है कि आप इसको यकीन न करें, क्योंकि लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि कभी एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो वहां पर एक मोची का बेटा भी प्रधानमंत्री के सपने देख सकता है, बल्कि दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बनता भी है। आप ये देखिए 2023 1 जनवरी जब लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने थे, और वो इतिहास में दर्ज वो तारीख, इसके अलावा जो उनका संघर्ष था उसके पीछे एक लंबी दास्तां है। उनकी एक किताब है, एक बायोग्राफी लिखी है जो कि उनके दोस्त ने ही लिखी है। मैं जो आगे आपको कहानी सुनाने जाऊंगा बेहद दिलचस्प है, आप ये कहानी को सुनिए। 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी। जिस तरह भारत के लिए यह गौरव का पल था, उसी तरह ब्राजील वासियों के लिए भी यह किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। लूला का संघर्ष अपने आप में एक दास्तां है। नेता फाजली साहब की एक गजल की कुछ शेर मैं यहां पे आपको कहना चाहता हूं। सफर में धूप होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहां किसी से किसी को कोई वास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम संभल सको तो चलो। ये बात तो तय है कि इतिहास वही बना पाता है जो संघर्षों की पराकाष्ठाएं पार कर जाता है। लूला डी सिल्वा की जाती जिंदगी की तरफ नजर पसारे तो आप यही पाएंगे कि उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के पिता एक मोची थे, लेकिन वो ब्राजील की सत्ता में दूसरी बार शीर्ष पद पर पहुंचे। वो भी जब उस वक्त जबकि देश के उनके खिलाफ माहौल था। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। उनके खिलाफ करप्शन के मामले दर्ज थे। इसके कारण उनको जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके वो देश के राष्ट्रपति बने। उनके उम्र की बात करें तो 77 साल के हैं। इस साल सत्ता में उनकी वापसी आश्चर्यजनक लग रही थी। लूला को 2018 में करप्शन मामले में जेल भी हुई थी। उस चुनाव में उनको दरकिनार कर दिया गया था। चुनाव आसान नहीं था, मगर लूला लोगों से कनेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। उनके प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले, जबकि लूला को 51% मत मिले थे। लड़ाई बहुत कांटे की थी, लेकिन जीत लूला की हुई थी। इसी के साथ दूसरी बार सत्ता का ताज लूला डी सिल्वा के सर मढ़ गया। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के उम्र में इस पड़ाव में जेल हो गई हो, इसके बाद फिर वो उस देश का राष्ट्रपति चुना हो, तो उसमें कितनी बड़ी इच्छा शक्ति होगी। जी हां, लूला डी सिल्वा उसी इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। लूला डी सिल्वा की बायोग्राफी उनके दोस्त फर्नांडो मोराइस ने लिखी है। किताब में ऐसे कई दिलचस्प किस्से हैं जिसे पढ़कर आपकी आंखें कई बार नम भी होंगी और कई बार आपने सोचने पर भी मजबूर भी हो जाएंगे। कैसे 76 साल का एक शख्स आरोपी के बाद जेल में रहा और जब उसकी राष्ट्र का राष्ट्रपति भी बन गया। 2018-19 के आखिरी में 580 दिन लूला जेल में थे। किताब में यह भी बताया गया है कि लैटिन अमेरिका के सबसे प्रभावशाली और स्थानीय राजनेताओं में लूला डी सिल्वा का नाम है। इस किताब में एक और दिलचस्प बात है, वो है फिदेल कास्त्रो से जुड़ी हुई। 12 साल पहले ये रिपोर्ट द गार्जियन में पब्लिश भी हुई थी। क्यूबा क्रांति के फिदेल कास्त्रो की कहानी आपने सुनी होगी। हिम्मत हारने लगे तो कास्त्रो ने उनको कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, लूला डी सिल्वा, अगर आपने सपने मंजिल आपकी बड़ी, अपने सपने आपके बड़े, तो आपको उसी तरह मेहनत करनी होगी। फिदेल कास्त्रो से ये मुलाकात के अंश मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्यूबा क्रांतिकारी के जनक और राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की मुलाकात लूला डी सिल्वा से एक बार कार्यक्रम के दौरान हुई थी। तब उन्होंने सिल्वा को कड़ी फटकार लगाई। वो किस्सा कुछ ऐसा है कि 1982 में लूला डी सिल्वा साओ पाउलो के गवर्नर चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति चुनाव से बिल्कुल हटने का मन बना लिया। डॉक्टर सिल्वा क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचे हुए थे। तब उनसे कहा गया कि राजनीति में तुम वापस लौटो। लूला के इतिहासकार का मानना है कि यह उनके 76 वर्षीय जीवनी सबसे महत्वपूर्ण पल था। उन्होंने फिदेल कास्त्रो की सलाह को दिल से लिया और फिर
राजनीति में बने रहने का फैसला किया। आज उसी फैसले के कारण है कि वो ब्राजील के राष्ट्रपति दूसरी बार बने हुए हैं। इसी साल 2023 में 1 जनवरी को नए साल में उन्होंने शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी जब लूला डी सिल्वा की आंखें नम थी, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं था कि ये चुनाव वो जीत जाएंगे, क्योंकि दक्षिणपंथी बोल्सोनारो काफी आगे थे और हर रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था कि कहीं बोल्सोनारो को अगर कुछ परसेंटेज वोट इधर का उधर ट्रांसफर हुआ तो लूला डी सिल्वा ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन फिर भी बावजूद इसके उन्होंने पूरी मेहनत की। 77 साल की उम्र में और पिछले 500 दिन जेल बिताने के बाद लग ही नहीं रहा था कि जब जनता के सामने लूला डी सिल्वा भाषण दे रहे थे तो लग रहा था कि क्या ये वही व्यक्ति है जो 600 दिन 500 दिन जेल में रह के आया हो। इन सब के बीच मोची के बेटे लूला डी सिल्वा ने 4 साल बाद फिर राजनीति में कदम रखा। वो पहले मजदूरों की आवाज बने, फिर उनका लीडरशिप की, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। 1994 और 1998 में फिर उनको चुनावी हार मिली, लेकिन फिदेल कास्त्रो के शब्द अब भी उनके दिल और दिमाग पर बैठ चुके थे। सिल्वा राजनीति में डटे रहे और आखिरकार 2002 में अपने पहले लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहे। वो अपने देश में अपने प्रति माहौल बना चुके थे। इसके बाद वो चुनाव भी जीते। इस दिन मोजी का बेटा ब्राजील का राष्ट्रपति बन गया। 2002 से और 2010 तक वो सत्ता में रहे। उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि जीत के बाद जब वो जनता के सामने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो रो रहे थे क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि एक मुफलिसी से, गरीबी से निकला लड़का आज ब्राजील का राष्ट्रपति बन गया है। उनका जन्म 1945 में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। 7 साल की उम्र में लूला ने अपनी मां डोना लिंडुकोच और 6 भाई बहनों के साथ एक बेहतर जीवन जीने की तलाश में दक्षिण की ओर चले गए। जाओ पाउलो तट पर बंदरगाह शहर है सेंटोस, उसके पास वहां पे आके रुक गए। 3 साल बाद लूला का परिवार राज्य की राजधानी में चला गया, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उनको एक बार के पीछे एक कच्चा सा झोपड़ी बनी थी, उसको वो शराब खाने के ठीक पीछे थी, उसको उन्होंने किराए पे ले लिया। जिन्होंने उनकी किताब बायोग्राफी लिखी है, मॉरिस, वो बताते हैं कि रात में जब लोग नशे में होते थे तो उनके घर पे पेशाब कर जाते थे। वहां पर जब बारिश होती थी तो चूहे और मेढक गली से बहते हुए उनके घर के अंदर आ जाते थे। दिन भर इन्हें साफ करना पड़ता था। लूला की जीवनी के लेखक का मानना है कि वे कठिन अनुभव थे और ये जारी रहेंगे। इसने लाखों ब्राजील लोगों को एक ऐसे नेता पर भरोसा दिलाया जिसकी अपनी जीवन कहानी स्वयं को दर्शाती है। लोग सोचते हैं कि ये आदमी बिल्कुल हमारे जैसा है। ये बात सच है। लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति इसलिए बन पाए क्योंकि हर ब्राजील वासी को यही लगा कि जिस तरह मुफलिसी में ये इंसान रह के और आज देश का राष्ट्रपति बना है तो हो सकता है ये हमारी समस्या भी बेहतर समझेगा। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि चांदी की चम्मच से उठा हुआ है, ये क्या हमारी गरीबी जानेगा। आपने देखे होंगे तमाम नेताओं की तस्वीरें जब वो खेतों में जाते हैं, किसानों के पास जाते हैं, आदिवासियों के पास जाते हैं। कभी कभी तो कहा जाता है कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, ये एक चुनावी मनगढ़ंत एक या लोगों को पोलराइज करने का एक तरीका है। लेकिन जब इस तरह के लीडर होते हैं, भले ही इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लूला डी सिल्वा के ऊपर लग चुके हैं, लेकिन इनके संघर्ष की कहानी मैं आपको यहां पर सुनाना चाह रहा था, क्योंकि अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास में है और लूला डी सिल्वा को पीएम मोदी ने जब समिट खत्म हुआ तो उनको यह अध्यक्षता भी सौंप दी। तो ये थी लूला डी सिल्वा के संघर्ष की कहानी। मुझे दीजिए इजाजत, फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।